अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज़ योर चांसेस टू विन ए स्कॉलरशिप। तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैं 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मैं 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरी स्कॉलरशिप हो नहीं रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं हम सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले जो है, अप्लाई इन एज़ मनी स्कॉलरशिप्स एज़ पॉसिबल। लेकिन आप उसमें अब ये है कि उसमें आपको एलिजिबिलिटी देखनी है, ठीक है। एक तो सबसे ज़्यादा अप्लाई करें। मैं उनसे लोगों से पूछता हूँ कि भाई कितने में अप्लाई किया, कहते हैं भाई 3 में अप्लाई किया, नहीं हो रहा। तो अब 3 इज़ नथिंग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि एलिजिबिलिटी आपको देखनी है कि आप जिसमें अप्लाई कर रहे हो क्या वो वही चीज़ मांग रहे हैं जो आप उनको दे रहे हैं, ठीक है। तो आप उसकी एलिजिबिलिटी प्रॉपर्ली देख लें और सारी डिटेल्स देख लें कि उनको क्या चाहिए। टिप नंबर 2 है कि क्रिएट अ चेक लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप उसकी एक लिस्ट बना लें और उसको वक्तन फ़वक्तन रिव्यू करते रहें। जैसे कि अब जिस तरह ये है, मेरे पास जो है जब मैं अप्लाई करता था तो ये जिस तरह की यूनिवर्सिटी है, यानशान यूनिवर्सिटी चाइना में है, तो ये उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये जो है मैंने जिसको हाईलाइटेड किया हुआ है, ये जो है उसकी डेडलाइन है, ताकि मैं जैसे पेज ओपन करूँ तो डेडलाइन जो है मुझे ईजी नज़र आ जाए कि कब डेडलाइन है, ठीक है। और जब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएँ, सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएँ, तो आप उनको टिक कर दें कि ये हो गए, ठीक है। तो इस तरह आप एक चेकलिस्ट बना लें जिससे आप जो है जो अपनी चीज़ों को इजी मैनेज कर सकें। आप चाहें तो इस तरह डायरी रख लें, आप कंप्यूटर पे भी बना सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा सूटेबल लगे। तो टिप नंबर 3 जो है, अप्लाई एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। कि बहुत बार इस तरह होता है कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और डेडलाइन जो है बहुत करीब होती है, तो तब हम अप्लाई करते हैं। तो इससे जो है बहुत कम हो जाते हैं चांसेस स्कॉलरशिप मिलने के, क्योंकि बहुत बार इस तरह होता है कि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो पैनल होता है जो स्कॉलरशिप जो डिसीजन लेता है, चेक करता है डॉक्यूमेंट्स को, वो फिर जो है अर्ली जो है कहते हैं जो हो गए इन्हीं पे ही हम कर लेंगे, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रखें, जैसी डेडलाइन आती है आप अप्लाई कर दें, ठीक है। तो इससे आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं टाइम पे अप्लाई करने से और जल्दी अप्लाई करने से, ठीक है। जैसे डेडलाइन ओपन होती है, आपके पहले वीक में आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए, ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, एंड वीक में नहीं पहुंचने चाहिए। टिप नंबर 4 जो है वो ये है कि मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग। तो लाजमी नहीं है कि अगर आपने परसेंटेज ज़्यादा नहीं उठाई बैचलर्स में या मास्टर में, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। आप जो है आप किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अगर आपकी परसेंटेज कम है तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। उसके अलावा जो है आप अपनी जो है उसको प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बाय वर्किंग विद अ प्रोफेसर। किसी प्रोफेसर के साथ आप काम करें एज अ रिसर्च स्टूडेंट, और अगर ड्यूरिंग रिसर्च जो है उसके साथ आप कोई पब्लिकेशंस कर लेते हैं, तो इससे जो है आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आपकी कोई कॉन्फ्रेंस पेपर आपका छप जाता है या जो है कोई जर्नल पेपर छप जाता है तो फिर वो तो और भी अच्छा है। तो 5वीं जो चीज़ है वो है आइल्स और टॉफल। मतलब आजकल जो भी स्कॉलरशिप्स हैं ऑलमोस्ट सब के लिए आइल्स और टॉफल लाजमी चाहिए। अगर कोई ऐसी भी स्कॉलरशिप है जिसमें अगर आइल्स और टॉफल नहीं भी चाहिए, तो उसके जो बावजूद जो है अगर कोई बंदा ऐसा अप्लाई करता है जिसके पास सर्टिफिकेट है आइल्स और टॉफल का, तो उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप आइल्स और टॉफल कर लें, ठीक है। पैसे नहीं है, किसी से उधार ले लें। जब आप जो भी कंट्री जाएंगे, जब आपकी पहली स्कॉलरशिप मिलेगी, इवन आपकी पहली स्कॉलरशिप में अच्छी खासी अमाउंट होती है कि आप उसको अपनी जो अमाउंट है वो आप वापस कर सकते हैं। सो गो फॉर आइल्स एंड टॉफल। तो नंबर 6 जो चीज़ है वो ये है कि वर्क ऑन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। हर डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। इस तरह नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट कम इंपॉर्टेंट है, कोई डॉक्यूमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो मांग रहे हैं जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो हर डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर डॉक्यूमेंट पे काम करें, आप उस पर सोचें कि मैं इस डॉक्यूमेंट को किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसको किस तरह अच्छे से अच्छा बना सकता हूँ ताकि मेरे चांसेस ज़्यादा बढ़ें, ठीक है। तो और जो मेरे जो नेक्स्ट है, जो टिप नंबर जो है 7 है, वो इससे भी वो रिलेवेंट भी है इससे। उसमें यह है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, ठीक है। अब जिस तरह मैंने लास्ट में वो जो वीडियो बनाई थी रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड कि हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल, उसमें 99% लोगों के तो बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स थे, लेकिन कुछ 1% ऐसे भी थे तो जिनके मतलब अजीब कमेंट थे। अब जिस तरह कोई कहता है कि भाई रिसर्च प्रपोजल का जो है उसमें जो है कंट्रीब्यूशन 5% होता है, तो 5% भी तो है ना। अब और जिस तरह अब काफ़ी लोग, अब एक बंदा ये भी कह रहा है कि मैंने जब अप्लाई किया चाइना के लिए तो मैंने जो है उर्दू में रिसर्च प्रपोजल लिखा और मेरी सिलेक्शन हो गई। अब मुझे नहीं पता वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, लेकिन एक चीज़ उसने गलत की है ना। तो
अब उसमें वो ये कहना कि उनको उर्दू नहीं, उनको जो है इंग्लिश नहीं आती है और हमारी इंग्लिश अच्छी है, तो इस मेंटलिटी से दूर रहें। उनकी सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन जो है अभी जो है दुनिया में वो चाइना करता है, तो उनको बोलने में हो सकता है थोड़ी झिझक होती है, लेकिन वो लिखने और पढ़ने में वो बहुत अच्छे हैं, हमसे तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इस थोड़ा ईगो से थोड़ा बाहर निकलें कि उनकी इंग्लिश ख़राब है और हमारी अच्छी है और इसलिए मैंने उर्दू में लिखा और मेरी हो गई। एक तो आप गलत चीज़, मुझे लगता झूठ ही बोल रहा है। तो ऐसे लोगों से आप जो नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं, आपको गलत मशवरा देते हैं, अवॉइड दें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मेरे घर पे। तो ये वीडियो यहाँ पे बैठ के भी बन सकती थी, लेकिन मैं आज यूनिवर्सिटी से निकला तो मैंने सोचा थोड़ा आपको भी घुमाते हुए बना लेते हैं। तो देखें 8-7 पॉइंट्स जो है वो रास्ते में कवर हो गए। तो अभी 8वीं टिप की बात करते हैं। तो 8वीं चीज़ है वो ये है कि थ्रो अवे द वर्ड गिव अप और क्विट फ्रॉम योर डिक्शनरी। ठीक है, आपने अप्लाई किया, 2 में किया, 3 में किया, नहीं हुआ तो आप जो है हिम्मत हार जाएंगे, नहीं हो रहा, मेरा लक ख़राब है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। एक में नहीं हुआ, दूसरी स्कॉलरशिप, दूसरी कंट्री, दूसरा जो है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेमेस्टर, सो देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस, ठीक है। तो आपने जो है, जहाँ तक मेरा जो ख्याल है कि 1 ईयर इज़ इनफ, कि आपको इन्फॉर्मेशन सारी है और आप अप्लाई करना शुरू करते हो, तो 1 साल के अंदर अंदर अगर आप जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं तो उस पर आप अमल करते हो तो 1 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए आपका काम, ठीक है। इन वर्स्ट केस कि दूसरा साल शुरू हो जाए, लेकिन 1 साल मोर देन इनफ है कि अगर आप सारी चीज़ों को फॉलो भी करते हो, सारी इंस्ट्रक्शन को, तो आई थिंक 1 साल में आपका काम हो जाना चाहिए। नंबर 9 जो चीज़ है वो ये है कि बी पैशनेट, बी क्रिएटिव। कि किसी भी चीज़ का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको उन्हीं चीज़ों पे अमल करना है। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा आइडिया है, कोई वॉइस आपके अंदर से आ रही है जो आपको कह रही है कि आप अगर आप ये चीज़ करोगे तो वो आपकी स्कॉलरशिप के लिए बेटर होगा, तो आप वो करो, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे केस में कि जिस तरह आप रिसर्च प्रपोजल, जो मैंने एक वीडियो भी पहले बनाई थी रिसर्च प्रपोजल पे, तो मैं आपको रिसर्च प्रपोजल में वो कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो मेरा प्रपोजल था, अब ये जो मेरा प्रपोजल था, ठीक है, अब नॉर्मली जो है प्रपोजल में मैथमेटिकल मॉडलिंग का पार्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैंने जो है, जो मेरा डिज़ाइन था जो मास्टर वाला, उसको मैंने इम्प्रूव किया और उस हिसाब से जो है मैंने जो है अपना जो है नेक्स्ट एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया। लाजमी नहीं कि वो 100% एक्यूरेट हो। और अब जिस तरह जो है नॉर्मली जो है ये वाला पार्ट, अब ये रिजल्ट्स और डिस्कशन का पार्ट जो है ये नॉर्मली नहीं होता उसमें, लेकिन अगर मैंने ट्राई किया तो मेरे ग्राफ बन गए एंसर्स पे। तो थोड़ा बहुत मुझे एंसर्स आता था तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, तो ऐड करो इस पार्ट को, आप उसको ग्राफ बनाओ, उन ग्राफ को थोड़ा डिस्कस करो। तो ये चीज़ें नॉर्मली नहीं होती रिसर्च प्रपोजल में। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव मैसेज देगा प्रोफेसर को कि आपने कुछ किया है, और इवन आप इस हद तक गए हो कि आपने कुछ ना कुछ रिजल्ट भी जनरेट करके दिए हैं, और नॉर्मली जो है ये प्लान पब्लिकेशन का पार्ट ये नहीं होता रिसर्च प्रपोजल में। मैंने उसको 6 जो है पेपर्स के टाइटल दिए कि मैं इन पेपर्स पे काम करूँगा। अब मैं कर तो नहीं रहा इन पे, अभी जो राइट नाउ मैं काम कर रहा हूँ वो नहीं है ये वाला काम, लेकिन आप प्रोफेसर को जस्ट एक मैसेज कन्वे कर रहे हो कि आपके पास आइडियाज़ हैं, आप उस काम के बारे में रियली पैशनेट हो और उसको आप करना चाहते हो। अब जो है मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं कोई स्कॉलर हूँ, या मुझे जो सही चीज़ लगी मैंने उस टाइम की, ठीक है। और अब लाजमी नहीं कि आप भी यही करो, यू कैन यूज़ योर माइंड, आप अपना माइंड यूज़ कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेटर है और क्या नहीं है, ठीक है। अब जिस तरह मेरे केस में ये था कि जब जो है मैं अप्लाई करता था, प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट करता था किसी से, तो मैंने कुछ अपने जो पेपर मेरे पब्लिश थे मास्टर के, तो मैं उनकी तो लिंक डालता, साथ में मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई थी जिनमें मैं जो है अपने काम को डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं वो लिंक भी भेज देता प्रोफेसर को कि एक्चुअली मेरा काम क्या है। तो आपके पास भी यू कैन मेक वीडियोस, आप इस तरह की वीडियोस बना के आप उसको एक मैसेज कन्वे कर सकते हो कि यू आर रियली पैशनेट अबाउट योर वर्क, कि जो आप करना चाहते हो आपका उसमें रियली डीपली आप इंटरेस्टेड हो उसमें। तो ये एक अच्छा मैसेज देगा आपके प्रोफेसर को। और सेकंड जो चीज़ है, नंबर 10वीं जो चीज़ है वो है कीप योर सेल्फ अप टू डेट। कि काफ़ी चीज़ें, काफ़ी रूल्स चेंज हो जाते हैं। जिस तरह आप जिस टाइम मैंने अप्लाई किया था, मास्टर के लिए अप्लाई करना शुरू किया था 2015 में, तो तब जो है तब मैंने 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। लेकिन अब जो है वो रूल चेंज हो गए हैं, ठीक है। आप जो है मास्टर में 3 से ज़्यादा में अप्लाई नहीं कर सकते और पीएचडी में जस्ट आपको 2 में अप्लाई करना है।
तो आपको इन चीज़ों के बारे में ख़ुद को अप टू डेट रखना है, जो रूल्स चेंज हो रहे हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए जापान में आप जो हो, अगर आपको दो प्रोफेसर आपको आपको अप्रूव करते हैं कि हाँ हम आपको सुपरवाइज करने के लिए राज़ी हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप जो हो आपको दो में अप्लाई नहीं करना, आपको एक ही सिलेक्ट करना है। अगर आप दो यूनिवर्सिटीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट को भेजेगी स्कॉलरशिप के लिए, तो आपका जो है आप दोनों से रिजेक्ट हो जाओगे। आपको नेक्स्ट कंसिडर नहीं करेगी अगर दो यूनिवर्सिटीज़ आपको रिकमेंड करेंगी। तो आप इन चीज़ों को कीप योर सेल्फ अपडेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो नंबर 11वीं जो एक्स्ट्रा मैं आपको टिप देना चाहूँगा, ठीक है, वो ये है कि अब जो कोरोना की सिचुएशन है, कोरोना के हिसाब से आप क्या करें। अभी तो यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, मोस्टली कंट्रीज़ लॉकडाउन में हैं, तो उन दौरान हम कहाँ अप्लाई करें। तो इन दौरान जो है 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अभी नंबर 1 पे है जापान। आप जापान में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इन्होंने ये किया है कि सारा अपना यूनिवर्सिटीज़ तो बंद कर दी हैं, स्कूल्स बंद कर, लेकिन सारी क्लासेस और सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है और प्रोफेसर ऑनलाइन ही है। बल्कि अभी तो बहुत और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मुझे प्रोफेसर को मैं ईमेल करता हूँ किसी काम के लिए तो जल्दी रिप्लाई आता है, ठीक है। तो अभी वो बिज़ी नहीं है, तो अभी आप उनसे जापान वालों से रब्ता कर सकते हैं। नंबर 2 कोरिया। तो कोरिया ने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है और कोरिया बैक तो वापस जो है अपने उस पर आ चुका है, सब कुछ वर्किंग में है, सब कुछ ओपन हो चुका है। तो आप कोरिया में करें। और चाइना में, और क्योंकि चाइना सब कुछ नॉर्मल की तरफ आने लगा है, ठीक है, सब कुछ ओपन हो चुका है, तो आप चाइना में भी अप्लाई करें। बाकी फ़िलहाल यूरोप वगैरह में और दूसरी कंट्रीज़ में सिचुएशन काफ़ी ख़राब है कोरोना के हवाले से, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है ये 3 कंट्रीज़ और ताइवान, ताइवान भी इसमें इंक्लूड है, 4 कंट्रीज़। तो अगर अभी आप ड्यूरिंग कोरोना सीज़न में अप्लाई कर रहे हैं तो ये कंट्रीज़ में अप्लाई करें, ठीक है। बाकी दूसरी कंट्रीज़ के हालात जब ठीक हो जाएं तो आप वहाँ पे भी ट्राई करिएगा, ठीक है। लेकिन उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर वो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन ओपन रखी हुई हैं, तो आप यू कैन आल्सो ट्राई। बट ये कंट्रीज़ जो है इन पे सब कुछ जो है नॉर्मल है, तो गो फॉर इट, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और आपका कोई दोस्त, कोई भाई, कोई भी आपका जो स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहता है, तो आप उनको ये शेयर करें। होपफुली कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा होगा। जो थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज थी वो मैंने आपसे शेयर की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक फॉर योर स्कॉलरशिप्स।